मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी किस तरह से मिलेगी, किसको मिलेगी, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है। दोस्तों, अब मैं इसी टॉपिक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं, जिसके अंदर सभी पूछ रहे हैं कि सब्सिडी के क्राइटेरिया मैच होने के बावजूद भी अभी तक हमें सब्सिडी नहीं मिल रही है। सब्सिडी डिले होने का रीजन क्या है? दोस्तों, अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन मिली है, सारी एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करने के बाद टोटल कॉमन 4 रीजन है दोस्तों हमने निकाले हुए हैं। ये 4 रीजन क्या क्या है? हो सकता है आपकी सब्सिडी उसी 4 में से एक रीजन की वजह से अभी डिले हो रही है या नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये 4 रीजन क्या क्या है, जानने के लिए शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिन्होंने सब्सिडी के लिए अपना फॉर्म बैंक से भरवाया है लेकिन उनको अभी तक सब्सिडी नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को सब्सिडी की एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रही है और कहां से शुरू होकर गवर्नमेंट तक और अपने पास वापस लोन अकाउंट के अंदर फंड किस तरह से आ रहा है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ब्रीफ में दोस्तों एक बार फिर से प्रोसेस बता देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली लोन की एप्लीकेशन से शुरू होके गवर्नमेंट तक आपका फंड, गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आपका फंड आपके पास किस तरह से लोन के रूप में आता है, लोन के भरपाई के रूप में आता है, वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। बोरोवर जब भी लोन के लिए अप्लाई करता है, बैंक के अंदर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैंक एक बार वो सारे क्राइटेरिया है वो चेक करती है। प्लस सीएलएसएस के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सब्सिडी के लिए भी ये क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं या नहीं। लोन देने के लिए क्राइटेरिया मैच होना वो अलग बात होती है, प्लस सीएलएसएस के अंदर भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही नहीं, उसके बाद बैंक के लोन है आपकी एप्लीकेशन ग्रांट करती है। एप्लीकेशन आपकी सैंक्शन होने के बाद आपके सारे क्राइटेरिया है वो वेरीफाई होता है और उसके बाद वो नोडल एजेंसी को आपका केस है फाइल वो पहुंचा दी जाती है। नोडल एजेंसी एक बार आपके सारे क्राइटेरिया वेरीफाई करती है, उसके बाद गवर्नमेंट को आपकी जो प्रोसेस है वो आगे भेजती है ताकि गवर्नमेंट के थ्रू उसका फंड नोडल एजेंसी के अंदर आता है और नोडल एजेंसी आपकी लोन के अंदर सब्सिडी है वो सबमर्ज कर देती है। जनरली इंडिया के अंदर नोडल एजेंसी है वो 3 एजेंसीज है। एक है हुडको, हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नंबर 2 एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक्स, और तीसरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों नोडल एजेंसीज है, वो आपकी सब्सिडी है वो वेरीफाई करने के बाद गवर्नमेंट तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचाती है और गवर्नमेंट है वो अपना फंड नोडल एजेंसीज को देते हैं, जिसको सीएनएस भी कहते हैं। टोटल तीनों एजेंसी है इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस। अब दोस्तों मैं मेन टॉपिक पे आना चाहता हूं कि व्हाट इज द रीजन फॉर द डिले, डिले क्यों हो रहा है। दोस्तों टोटल 4 रीजन है, उसमें से पहला रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों पहला रीजन मेन है कि बहुत सारे लोगों को अपना क्राइटेरिया ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब बैंक के अंदर एप्लीकेशन जाती है, बैंक भी अपना बैंक में से भी एग्जीक्यूटिव है वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर देता है, आपका सब्सिडी का फॉर्म है वो भी भर देता है और उसके बाद आगे भेज देता है। लेकिन एक्चुअल में जब नोडल एजेंसी से आपका वेरिफिकेशन आता है तब पता चलता है कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दोस्तों मेन 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो जो इनकम का क्राइटेरिया है वो सभी को पता है, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस, MIG1, MIG2 के लिए कौन सा इनकम का क्राइटेरिया है वो मैच होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आगे वाले वीडियो के अंदर भी ये क्राइटेरिया बताया गया, उसको आप रिफर कर सकते हैं, वरना अगर मैं ये सारी चीजें फिर से बताने जाऊंगा तो वीडियो की बहुत ज्यादा लंबाई हो जाएगी। दोस्तों पहला है इनकम क्राइटेरिया आपका मैच हो जाना चाहिए। दूसरा है आप फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी है, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो क्या मुझे ये सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी खरीद के दूसरी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उसके अंदर आपका कैपिटल गेन भी आ जाता है। ज्यादातर लोग मुनाफे के अंदर ही प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कहने के लिए आपकी फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी और इकलौती प्रॉपर्टी है, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी होना और इकलौती प्रॉपर्टी होना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हो सकता है ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल ना हो रहा हो तो अभी आपको आपका सब्सिडी है वो सैंक्शन नहीं होता है। तीसरा क्राइटेरिया खास दोस्तों बहुत समझना जरूरी है, लेडी को एप्लीकेंट सेल डीड में भी नाम होना जरूरी होता है। पहले भी मैंने इसी के बारे में मेंशन किया था कि आप लेडी को एप्लीकेंट को एज ए को बोरोवर इंक्लूड करते हो, वो एक अलग चीज होती है। को बोरोवर इंक्लूड करने के बाद आप डायरेक्ट सब्सिडी के लिए एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन क्या आपने एक्चुअल में आपके दस्तावेज में उनको को ओनर बनाया हुआ है या नहीं हुआ है।
95% केसेस के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, मेरे पास एक केस आया था जिसके अंदर लेडी को अप्लीकेंट या को बोरोवर को ओनर नहीं थी, फिर भी उनकी सब्सिडी है पास हो गई। उनका प्रोफाइल था वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनका इनकम क्राइटेरिया एग्जैक्टली मैच हो रहा था, लाइफ में पहली प्रॉपर्टी ले रहे थे, और जो भी उनका पहले वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई होने के बाद ये सब्सिडी का प्रोसेस पास हुआ। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 1 या 2 केस देखे हैं जिसके अंदर विदाउट लेडी को अप्लीकेंट भी लोन आपका पास, सब्सिडी आपका पास हो चुका है। तो हो सकता है दोस्तों आप भी ये तीनों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया के अंदर आपका मैच नहीं हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि ये तीनों क्राइटेरिया है वो आपका मैच हो रहे हो, तो आपकी सब्सिडी के लिए आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हैं। दोस्तों ये था मेरा पहला पॉइंट। बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है बैंक ने एप्लीकेशन करने के बाद आपका सब्सिडी का आईडी जनरेट ना किया हो। सब्सिडी का आईडी जनरेट होने के बाद ही नोडल एजेंसी के अंदर आपका वेरिफिकेशन के लिए आगे फाइल प्रोसेस होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये बात का पता नहीं है कि उनका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ है या नहीं, आप अपनी बैंक से, रिलेटेड बैंक्स के साथ बात कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हुआ है नहीं है ये पता कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बैंक एप्लीकेशन आईडी लेट जनरेट करती है, उसके बाद नोडल एजेंसी के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन लेट जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपकी सब्सिडी डिले होने का। ये था दूसरा रीजन। दोस्तों तीसरा रीजन है, ये 75% टू 85% तक मोस्टली यही रीजन होता है। जनरली क्या होता है, नोडल एजेंसीज है वो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई कर देते हैं। एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद ये एप्लीकेशन आईडी है वो जाता है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास जो फंड है सब्सिडी के रिलेटेड, वो फंड पास होके अगर नोडल एजेंसी तक ट्रांसफर होता है तो ही आपके पास सब्सिडी आ सकती है। तो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि मेरी सब्सिडी है वो अप्रूव हो चुकी है लेकिन अभी तक फंड नहीं आया। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट के पास से आपका फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है नोडल एजेंसी के अंदर, और वो बजट की वजह से आपका अभी तक सब्सिडी है वो अप्रूव होने के बावजूद आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो दोस्तों ये तीसरा है, वो बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से आपकी सब्सिडी अप्रूव होने के बाद भी अभी तक आई हुई नहीं होती है। दोस्तों चौथा और लास्ट रीजन है वो मैं आपके बता देना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, पहले 2019-2020 तक ये था कि सब्सिडी जो आपका बनाते हैं CLSS वो बैच वाइज ट्रांसफर हो रहा था। फॉर एग्जांपल 1000 एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गए हैं। अब 1000 एप्लीकेशन आईडी के अंदर सारे के सारे वेरीफाई हो गए, उसका प्रोसेस शुरू होगा। जब वेरिफिकेशन एक्चुअल में पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद फंड ट्रांसफर होगा। फंड ट्रांसफर होने के बाद सब्सिडी है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये बैंक अकाउंट में सब्सिडी आने तक, जब तक पूरा 1000 का बैच खत्म नहीं होता था तब तक नई बैच अपलोड नहीं हो पाती थी। अब जब ये क्लैप का पोर्टल आ चुका है, क्रेडिट लिंक आवास योजना पोर्टल, ये क्लैप के पोर्टल के अंदर आपका सब्सिडी का आईडी जनरेट होता है। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से सारे स्टेप है वो बताए जाते हैं और उसके बाद आपको उसका स्टेटस पता चल सकता है। तो अब से ये प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। तो ये प्रोसेस के अंदर आप आपका एक्चुअल स्टेटस है, एग्जैक्टली स्टेज है वो आप जान सकते हो। अच्छा, तो दोस्तों टोटल ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से आपका सब्सिडी डिले हो रहा है। दोस्तों अब आपको एक खास बात मैं कहना चाहता हूं कि ये 4 रीजन की वजह से आपका जब सब्सिडी डिले हो रहा है, लेकिन उससे बोरोवर को इसका क्या नुकसान हो रहा है। दोस्तों सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री ने ये जो योजना है वो आपका लोन का बर्डन कम करने के लिए बनाई गई है। लेकिन दोस्तों होता यह है कि प्रधानमंत्री जब आप ये योजना के अंदर जब आपका सब्सिडी पास नहीं होता है तब तक कस्टमर को जो डिले की वजह से लोन का कॉस्ट है वो महंगा पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल 6 लाख का आपने लोन लिया है, 6 लाख के अंदर अगर 2,67,000 की सब्सिडी पास होती है तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,33,000। 3,33,000 के आसपास जब आप पैसे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहता है तो उसके ऊपर EMI आपका कम लगता है। 2,67,000 की सब्सिडी अगर पास होने में अगर डिले हो रहा है, भले ही आपके क्राइटेरिया मैच हो रहा है, लेकिन ये 2,67,000 अभी तक नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो टोटल 6 लाख है उसके ऊपर ही EMI भरना पड़ रहा है। तो आपको यहां पे कॉस्ट ऑफ लोन है वो महंगा पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 2, कुछ कस्टमर्स है जिन्होंने NBFC के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन ली है, यही आशा के साथ कि हो सकता है कि बाद में मेरा सब्सिडी पास हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ट्रांसफर करा दूंगा। लेकिन पिछले 2 साल से अगर जिन लोगों का सब्सिडी पास
हो ही नहीं रही है। उन लोगों ने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही अभी तक ईएमआई भरा है, तो लास्ट में इनका जो कॉस्ट ऑफ ईएमआई है वो इनको महंगा ही पड़ रहा है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि कॉस्ट ऑफ ईएमआई महंगा पड़ने की वजह से सब्सिडी आए या ना आए, क्योंकि 2 साल के अंदर 2,67,000 है, वो पास होने के बावजूद अगर महंगा पड़ता है तो सब्सिडी मिले या ना मिले उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन कस्टमर ये ऑप्ट करते हैं कि सब्सिडी आए या ना आए, मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अभी 6.70 से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है नेशनलाइज बैंक में, तो मुझे ट्रांसफर कर देना है ताकि मुझे ओवरऑल लोन है वो सस्ती पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस है जिनकी डिले के रीजंस है जिनकी वजह से कस्टमर को बोरोवर्स को अपना लोन है वो महंगा पड़ रहा है। दोस्तों आप अब लेटेस्ट के अंदर जो क्लैप के पोर्टल के अंदर आपका आईडी आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर आप ये जान सकते हो कि आपका एग्जैक्टली आईडी कौन सा स्टेटस के ऊपर चल रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, टोटल 5 स्टेज है, तो कौन से स्टेज के ऊपर आपका अभी आईडी चल रहा है। दूसरी बात, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है तो अगर आपके स्टेटस में सब्सिडी के किसी भी स्टेज में कुछ भी अपडेशन या मूवमेंट होती है तो तुरंत ही आपको इसके लिए इंटीमेशन आ जाता है एसएमएस के थ्रू, अगर आपने अपना मोबाइल रजिस्टर दिया हुआ है तो। अगर दोस्तों आपको ये क्लैप का पोर्टल अभी तक पता नहीं कि कहां से आपको आपका एप्लीकेशन आईडी है उसके बारे में पता करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे रहा हूं, जिसके अंदर आप ये क्लैप के पोर्टल के अंदर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। और दूसरा खास एक मेल आईडी दे रहा हूं जिसके अंदर अगर आपको लगता है कि मेरे सारे के सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, फिर भी अभी सब्सिडी का मुझे डिले का रीजन नहीं पता है, तो एग्जैक्टली डिले का रीजन जानने के लिए आप ये मेल आईडी के ऊपर भी आप आपका सब्सिडी का स्टेटस जान सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।